वेलकम स्टूडेंट्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 बच्चों एवं महिलाओं का खेल में क्या रोल होता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे महिलाओं के रोल के बारे में, विमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करें तो भारतीय खेलों में स्त्रियों का पहलू एक ऐसा क्षेत्र है जहां लिंग भेदभाव के अत्यधिक महसूस हम करते भी हैं और किया भी गया है। खेल हो, चाहे क्रियाएं हो, चाहे एक्टिविटीज हो, महिलाओं की भागीदारी जो है वो अब तक हमारी सामान्य प्रक्रिया पे नहीं आ पाई है। हमने यहाँ तक सुना है कि गांव की अपेक्षा शहरों में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। सरकार भी ऐसे कई नई नीतियां बना रही है जिससे महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाई जा सके, ताकि जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी खेलों में और अच्छी हो सके। अगर हम बात करें कि भारत के संदर्भ में महिला द्वारा खेलों में भागीदारी की क्या अवधारणाएं हैं, तो इसमें से हम नंबर 1 बात करें। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले में काफी कम विकसित होती हैं, वो नहीं कर सकती हैं उनका मुकाबला। इसके अलावा सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रोवाइड की गई है विमेन्स को। देखा गया है कि महिलाओं द्वारा खेलों में भागीदारी के प्रति समाज का एक नकारात्मक जो है रवैया अभी भी कायम भी है। इसके अलावा प्रायोजक दर्शकों की रुचि जो है वो मीडिया कवरेज में कम होती है। शिक्षा की कमी हो सकता है इसका कारण, महिला कोच भी कम है। यही नहीं, व्यक्तिगत सुरक्षा का भी अभाव है, सही सुविधाओं की कमी है। इसके अलावा खेल संस्कृति की कमी, दैट मीन्स लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक बना, हमारी भागीदारी का बहुत बड़ा वो बना, हमारा नेगेटिव पॉइंट बना। आज हम बात करते हैं भारत में खेलों में महिला की प्रतिभागिता के बदलाव के स्वरूप के बारे में। जहां हम 20वीं शताब्दी में कदम रख रहे हैं, वहीं पे महिलाओं का जो रोल है हमारी सारी फील्ड्स में सबसे आगे आ रहा है। और देखा गया है कि अब महिलाओं के लिए प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए काफी सारे इंतजाम मुहैया कराए गए हैं, जिनमें से नंबर 1 है आत्मविश्वास का विकास करना। यानी खेलों में भाग लेने के लिए जो महिलाएं हैं उनके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए उनको आत्मविश्वास दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। इसके अलावा उनको वित्तीय सहायता, यानी महिला एथलीट को वित्तीय सहायता के और इनाम भी दिया जाता है। रोजगार और करियर, महिला एथलीट के खेलों के माध्यम से ही रोजगार व करियर के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समाज में सामान्यता देना, हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों को एक समान आज काफी कानून भी लागू हो चुके हैं, हमारे सरकारी नीतियां बन चुकी हैं जिनके द्वारा महिलाओं की जो भागीदारी है वो और भी इंक्रीज कर दी गई है। इसके अलावा माता पिता जो हैं आजकल लड़कियों को उतना ही प्रोत्साहन देते हैं जितना लड़कों को दिया करते थे। संस्थानों में जो है प्रोत्साहन मिलता है, इंस्टीट्यूट्स हो गया, टीचर्स हो गया, कोचेस हो गया, सब आजकल लड़कियों को उतना ही प्रोत्साहन देने भी लग गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सुरक्षित खेल वातावरण अब हम सब मुहैया कराने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अच्छी कोचिंग व प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। बात करते हैं हम महिलाओं की प्रॉब्लम के बारे में। तो हम महिलाओं का चैप्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मोस्टली घर में काम करती हैं वो लेडीज होती हैं, हमारी मदर्स हो सकती हैं, हमारी सिस्टर्स हो सकती हैं, और कुछ टाइम बाद हमारी बेटियां होंगी। तो उनके बारे में थोड़ा कंसिडरेशन हमें इसलिए रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम उनको अभी भी लेवल पे लेके नहीं आ पाए हैं। तो उनको लेवल पे लाने के लिए हमें थोड़ा सा उनके बारे में पता जरूर करना चाहिए। महिलाओं में होने वाली शारीरिक परिवर्तन और उनके प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में नीचे बताया गया है, जिसमें से प्रथम आता है आपका मेनार्क, यानी प्रथम रोजा धर्म। अगर हम इसकी बात करें कि रजोदर्शन यानी मेनार्क, महिलाओं में पहली बार मासिक धर्म आने से रजोदर्शन कहा जाता है। ये साधारणतः 12 वर्ष की आयु से आरंभ होता है। ये वंशानुगत कारणों, आसपास के वातावरण तथा पोषक कारकों पर निर्भर करता है। पिछली शताब्दी से रजोदर्शन यानी मेनार्क की औसत जो है आयु को नकारा जा चुका है। ये निजी स्थानों पर बाल और छाती के बढ़ने के रूप में सामने आते हैं। खिलाड़ियों में रजोदर्शन कठिन प्रशिक्षण, डाइटिंग तथा विभिन्न भावनात्मक कारणों से कुछ महीने या 1 साल तक देरी से हो सकता है। परंतु जो मेनार्क है, ये देर से होने का अर्थ ये नहीं है कि उसने कोई गर्भ धारण कर लिया है, परंतु रजोदर्शन की जो विलंबित करके कुछ खेलों जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया, उसमें अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके विपरीत जिन्हें ये पहले आरंभ हो जाते हैं वह तैराकी जैसे खेलों में आगे निकल जाते हैं। एथलीट में ये 15 वर्ष से भी आरंभ हो सकता है। अंततः
हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि कठिन प्रशिक्षण रजोदर्शन को विलंबित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्या पहलू हैं। तो ये बाल्यकाल में आपको हो सकता है कि इससे मोटापा आ जाए, उच्च प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से भी हो सकता है, जन्म के समय निम्न वजन कम वजन से हो सकता है, यहाँ तक कि आपको जो ब्रेस्ट फीड ना मिलने के कारण हो सकता है, व्यायाम की कमी हो सकती है, या फिर जो गर्भ से पहले हो सकता है मदर एनीमिक हो या कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट आता है हमारा मासिक धर्म, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये मासिक धर्म जो होता है, महिलाओं में मासिक चक्र होता है और ये महिलाओं में 12 से 14 वर्ष की आयु में आरंभ होता है, या ये ओवा की परिपक्व होने की निशानी है तथा 45 से 50 वर्ष तक की आयु में ये रहता है। अब हम बात करेंगे मासिक धर्म की अनियमितता के बारे में, यानी मेंस्ट्रुअल डिफंक्शन के बारे में। अगर हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के बारे में बात करें, यानी मासिक धर्म के संबंधित त्रुटियों के बारे में बात करें, तो महिलाएं अपने साधारण मासिक धर्म में कई तरह की परेशानियों का सामना करती हैं। ये परेशानियां मासिक धर्म की अनियंत्रितता के कारण भी हो सकती हैं। ये परेशानियां मासिक धर्म में जो आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या इरेगुलरिटी होती है उसके कारण भी हो सकती है। इसके कुछ जो कारण है उनको मैं बताने जा रही हूँ। उसमें से एक है एमनोफोरिया, यानी रजारोध। ये मासिक धर्म संबंधी सामान्य त्रुटि है। नंबर 2 आती है इसमें ऑल्गोमेनोरिया, यानी मासिक धर्म की अनियंत्रितता, इरेगुलर जो होती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें आती है। इसके अलावा ये डिसएमनोरिया, यानी दर्द भरे जो मासिक धर्म होते हैं उनमें ये आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल एथलीट ट्रायड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड 3 बीमारियों से जुड़ा हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोफोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। अगर मैं ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो हड्डियों के कम होने की वजह से होता है, हड्डियों में कैल्शियम की जो कमी होती है उस कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और हो जाती हैं। लगभग ये वैसे 50 वर्ष के बाद आती है, लेकिन आजकल ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम पहले भी देखी जा रही है। मुख्य तौर पर जो हड्डियां हैं वो सघनता कम हो जाती है, उनकी डेंसिटी कैल्शियम की कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां अधिक कठोर हो जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। ये ब्रिटल बोन बीमारी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी स्थिति में अक्सर हड्डियां स्वयं ही चटकने लगती हैं, और इसका अगर कारण देखा जाए तो कारण होता है भोजन में कैल्शियम की कमी हो सकता है, बढ़ती आयु हो सकता है, रजोनवृत्ति हो सकता है, रजारोध हो सकता है, भोजन संबंधी हमारी त्रुटियां हो सकती हैं, या खाने संबंधी हमारी बुरी आदतें हो सकती हैं। अगर उपचार की बात की जाए तो हम इसमें विटामिन डी, कैल्शियम अधिक मात्रा में ले सकते हैं, दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, संतुलित आहार ले सकते हैं और नियमित शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम एमनोफोरिया की, यानी रजारोध के बारे में, तो ये मासिक धर्म संबंधित त्रुटि है। यदि 18 वर्ष की अधिक आयु होने तक मासिक धर्म ना हो या बीच में कुछ महीनों के लिए ना हो तो ये रजारोध कहते हैं ऐसे। ये ट्रेनिंग में इजाफा और खान पान में आए बदलाव की वजह से हो सकता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राथमिक रजारोध और दूसरा होता है माध्यमिक रजारोध। इनका जो प्रमुख कारण या फैक्टर्स होते हैं वो होता है कठिन प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता स्तर, यानी बहुत लंबा काम करना, बहुत वर्कआउट करना, उस कारण हो सकता है, या आहार में कमी और भोजन संबंधी त्रुटियां, यानी आपका जो बैलेंस डाइट है वो ना मिलने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो मासिक विकार है उसका जो पिछला इतिहास है, पेरेंटल से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं ईटिंग डिसऑर्डर की बात करूं तो ये खाने के रोगों का अर्थ है, मतलब हमें खाने में प्रॉब्लम होती है। खाने के रोगों से अभिप्राय है कि खाने की असाधारण आदतें, इनमें आवश्यकता से बहुत अधिक खाना या आवश्यकता से कम खाना शामिल है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी में व्यक्ति या तो आवश्यकता से अधिक खाना शुरू कर देता है या फिर आवश्यकता से अधिक कम खाता है। दरअसल ये एक मानसिक रोग है और जिससे लोगों की खाने की जो दिनचर्या है वो खराब हो जाती है। खाने की रोगी अकेले में वे उदास रहते हैं। नौजवानों में ये रोग उनकी वृद्धि तथा विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा।
ये शब्द जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये 1873 में सर विलियम गुल के द्वारा प्रयोग किया गया था। वह रानी विक्टोरिया की निजी डॉक्टरों में से एक थे। ये शब्द ग्रीक शब्द एनरोक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि खाने की इच्छा कम या खत्म हो जाना। ये बीमारी शरीर और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करती है। ये जो बीमारी है, इससे जो प्रभावित व्यक्ति है वह पूरे समय कम खाने के बारे में ही सोचता रहता है और शीशे के सामने खड़ा होकर स्वयं को बहुत मोटा महसूस करता है। ये बीमारी आमतौर पर महिलाओं तथा किशोरों में पाई जाती है। यदि इस तरह का कोई भी आपको लगता है तो इसका सही इलाज करवा लेना चाहिए। और इसके जो टाइप्स, इनके जो सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इस बीमारी के आप लक्षण कैसे देख पाते हो। आपको फीलिंग आती है फैटनेस की, आपको मोटापा महसूस होता है, आप होते नहीं हैं। आहार के लिए आप गोलियां लेते हैं, आप पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, डाइट पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। अत्यधिक व्यायाम भी कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं कई बार। इसके अलावा कैलोरीज के बारे में आप ज्यादा सोच सकते हैं। सोचने की क्रिया में धीमापन हो सकता है, सूखी और पीली त्वचा हो सकती है, सिर दर्द, कब्ज, ये सारी प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर इलाज की बात की जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होगा इसका सबसे पहले, यानी चिकित्सक उपचार। एक अच्छे डाइटिशियन को दिखाया जाए, एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए जो आपकी डिप्रेशन को समझे और इसमें से निकलने में आपको मदद करे। पोषण संबंधी उपचार कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डाइटिशियन के पास जाके इसका पूरा ब्यौरा कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें आप स्कूल काउंसलर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो या फिर जो काउंसलर जो आपको सरकारी मिलते हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। उन व्यक्तियों के स्थानों और गतिविधियों से दूर रहना जो एनोरेक्सिया जैसे काम भी करते हैं, उनसे भी दूर रह सकते हैं। इसके अलावा आप मरीज और उसके परिवार का सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। अब हम बात करें बुलिमिया नर्वोसा के बारे में। तो बुलिमिया जो शब्द है वो ग्रीक शब्द बुलिमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है अत्यधिक भूख। ब्रिटिश डॉक्टर गॉर्ड रसल ने 1979 में इसका खोज किया था। वस्तुतः बुलिमिया नर्वोसा का अर्थ है भूख संबंधी बीमारी जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यानी नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करती है। ऐसा भोजन संबंधी विकार है जिसमें कि व्यक्ति अत्यधिक खाना खा लेता है तथा बाद में ये सोचकर कि कहीं उसका भार बढ़ ना जाए, उस खाने को बाहर उगल देता है। वास्तव में जो बुलिमिया नर्वोसा है वो एक प्रकार का भोजन लेने संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति अत्यधिक भोजन खाने के साथ साथ यदाकदा भोजन को बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो अपने उंगली मार के निकाले, चाहे वो खाना जैसे मर्जी वॉमिट आउट कर देता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। बुलिमिया से पीड़ित व्यक्ति बड़ी मात्रा में जंक फूड जैसे बर्गर और पिज्जा खाते हैं। खाना नहीं खाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह और ना खा सकता हो। अगर वो खा नहीं सकता है तो फिर उसको वॉमिट आउट करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए जो अतिशुदा है वो व्यक्ति जो है वो जबरन उल्टियां करता रहता है और अत्यधिक व्यायाम भी करता रहता है। अगर मैं इसकी सिम्टम्स की बात करूं, अगर हमें पता करना हो कि क्या सिम्टम्स हैं, तो ये तब तक वह नहीं खाता जब तक पेट में दर्द या बेचैनी ना हो, तब तक भूखा ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति बार बार उल्टियां करता रहता है। ऐसे व्यक्ति हल्का भोजन खाने के पश्चात जुलाब या अनीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है इनको। ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक व्यायाम करने की जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा वजन में उतार चढ़ाव, कभी 10 पाउंड का या ऊपर नीचे चलता रहता है इनका उतार चढ़ाव। कमजोरी और सुस्ती रहती है, मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है, दांतों के क्षरण हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट भी दर्द रह सकता है इसके अंदर। अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो व्यायाम, समय सावधान, अस्पताल का उपचार करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है। आप जितना हो सके डॉक्टरी जांच करवाएं, काउंसलिंग करवा सकते हैं काउंसलर से, यहाँ तक कि आप न्यूट्रिशन के लिए डाइटिशियन के पास जा सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। और मरीज और उसके परिवार द्वारा सहयोग प्राप्त करने पर ये जो मरीज है जल्दी ही इससे बाहर भी आ सकता है।
तो अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, यानी खेलों में भाग लेने के लिए जो सामाजिक पहलू है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि जो लैंगिक भेदभाव है, यानी जो आधुनिक समय है, आज के समय में पुरुषों और महिलाओं के अंदर से जो भेदभाव है अभी भी किया जा रहा है। हाँ, काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम अभी भी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2 बात करेंगे हम समाज में समानता के बारे में। हम सब लोग और हम सब बच्चे जानते भी हैं कि अभी भी कुछ हद तक कहें या काफी हद तक कहें कि ये भेदभाव खत्म हो चुका है। समाज में हमें समानता मिल रही है, लेकिन खेलों के पहलू में भी इसको उतनी ही समानता देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो माता पिता द्वारा प्रोत्साहन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल जो है माता पिता प्रोत्साहित कर भी रहे हैं और हम देख भी पा रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आ भी पा रहे हैं। सरकार का जो असमर्थनशील व्यवहार है वो कन्वर्ट होकर कई बार हमारे लिए पॉलिसीज में आ चुका है। अब सरकार हमारे लिए काफी सारी पॉलिसीज बनाने को तैयार भी है। यही नहीं, जो महिला भागीदारी है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। इसके रहते हुए कि जो भी भारत की पुरानी रणनीतियां थी वो सब बदल दी गई हैं। तो आज हम कह सकते हैं जो विमेन्स हैं वो इक्वलाइज हैं विद मेन। तो यहाँ पे हमारा मैं पार्ट एंड कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पार्ट का पार्ट 3 यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके साथ अटैच असाइनमेंट्स आपके पास पहुंच जाएंगी, वो कंप्लीट कर लीजिए। एंड स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट किड्स।